हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय, पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। 1848 में कई वर्षों के बाद राजा को यह एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के उस कुचक्र को समाप्त करने का अगर कोई तरीका था तो वह था राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेना। इसके बाद में अपन देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का भी राजनीतिक अलगाव और विघटन का एक लंबा इतिहास रहा है। इटली में एक तरफ से बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। इटालियन भाषा का कोई एक स्वरूप अभी तक नहीं बन पाया था और इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप थे। इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री केवर ने की थी। वह ना तो कोई क्रांतिकारी था और ना ही कोई प्रजातांत्रिक व्यक्ति। वह तो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से था जिनकी संख्या काफ़ी थी। उसे भी इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच भाषा पर महारत था। ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण किसी अचानक से हुई क्रांति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया के कारण हुआ था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब से बटे हुए थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राज परिवार से सत्ता ले ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत में आते आते राष्ट्रवाद में उदारवादी और प्रजातांत्रिक भावनाओं की कमी होने लगी। यह एक हथियार बन गया जिससे क्षणिक लक्ष्य को साधा जाने लगा। यूरोप की मुख्य ताकतों ने लोगों की राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए शुरू कर दिया। आदर्शवादी राष्ट्रवाद एक दूसरे के अनुसार लड़ने के लिए तैयार रहते थे। 1857 के बाद यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में तनाव, आपसी भौगोलिक और जातीय भिन्नता स्लाव का नाम दिया था। विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों की पहचान, आपसी टकराव। तीसरा, इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवादी देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। समाजों का राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना था। इसके बाद में अपना आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना, राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, राजतंत्र और चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया। 1815 की वियना की संधि वुबो वंश सत्ता ने बहाल किया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की निरंकुशता को खत्म किया। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सिद्धांतों को अपनाया गया। इस प्रकार
आज का पॉइंट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट हो गया है। आगे कल नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।